Welcome to LBS Inter College, Jagdishpur. Please subscribe this channel. हेलो स्टूडेंट, हम लोग इसके पहले वाले लेक्चर में देखे थे लाइट का पार्ट 8 है ना, पार्ट 7 देखे थे और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 8 है ना। तो पार्ट 7 हम लोग देख चुके थे और पार्ट 8 जो है यहाँ पे जो भाग 8 है उसको हम लोग देखेंगे। और मैंने आपको बताया था भाग 7 में मैंने बताया था कि प्रतिबिंबों को कैसे बनाया जाता है। मान लीजिए कोई वस्तु रख दिया गया किसी दर्पण के सामने, वह दर्पण अवतल भी हो सकता है उत्तल भी हो सकता है। किसी के सामने अगर हमने रख दिया तो इमेज कैसे बनाया जाता है, तो इमेज बनने का जो तरीका होता है, बनाने का जो तरीका होता है वो मैंने पूरी तरह से आपको समझाया। 6 कंडीशंस थे अवतल दर्पण के लिए और 2 कंडीशंस मैंने बताए थे उत्तल दर्पण के लिए। अब हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि अगर कोई दर्पण है तो उसका चिन्ह किस प्रकार लिया जाता है। दर्पण का चिन्ह, दर्पण चिन्ह मतलब ये है कि अगर हम वस्तु को दर्पण से कुछ दूरी पे रखते हैं तो जो वस्तु की दूरी होगी उसको हम कैसे पहचानेंगे कि चिन्ह क्या लेंगे, धनात्मक लेंगे कि ऋणात्मक लेंगे। और अगर मान लीजिए कोई इमेज है, इमेज पीछे बन रहा है, पीछे की ओर इमेज बन रहा है दर्पण के, तो उसको मैं, उसकी जो दूरी होगी उस डिस्टेंस को मैं धनात्मक लूंगा कि ऋणात्मक लूंगा। फोकस दूरी अवतल दर्पण में धनात्मक होता है कि ऋणात्मक होता है। मतलब कहने का यह है कि इसमें जो भी चीजें होती हैं, चाहे फोकस दूरी, चाहे वक्रता त्रिज्या, चाहे वस्तु की दूरी, चाहे प्रतिबिंब जो बना उसकी दूरी, ये सारी दूरियां धनात्मक कब लेते हैं और ऋणात्मक कब लेते हैं। मतलब हम चिन्हों के बारे में जानेंगे यहाँ पे। तो इसीलिए यहाँ पे बोला जाएगा, इसको बोलते हैं दर्पणों के लिए चिन्ह परिपाटी। हम क्या देखने वाले हैं? दर्पणों के लिए चिन्ह परिपाटी, हम यही देखने वाले हैं। इसमें थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको अवतल दर्पण के बारे में। अवतल दर्पण को थोड़ा सा देखिए आप, तो अवतल दर्पण आपको पता होगा ऐसे बनता है और यहाँ पे आप देख रहे होंगे उभरे हुए तल पे कलई किया गया है और जो दबा हुआ भाग है वो कैसा है? परावर्तक तल है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो परावर्तक तल होता है, ध्यान सुनिएगा, जो परावर्तक तल होता है उसको हम बाई साइड लेंगे और जो जिधर जिधर पेंट किया गया उसको दाई साइड लेंगे। मतलब 2 साइड होते हैं। अगर मैं ऐसे बोर्ड के सामने खड़ा हूं तो ये वाला जो साइड होगा ये बायां साइड होगा, बाई साइड हो गई ना, बाएं की ओर है, और ये जो है इधर क्या है? दाएं की तरफ है। तो 2 भाग में बांट रहा हूं मैं, 2 साइड ले रहा हूं, एक बायां साइड और एक दायां साइड। इसके हिसाब से हम चिन्ह परिपाटी को समझने की क्या करेंगे? कोशिश करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, ये परावर्तक तल है। परावर्तक तल जिधर होगा, परावर्तक तल हम जिधर लेंगे उधर हम क्या लेंगे? बाई साइड लेंगे। क्या लेंगे? बाई साइड। देखिए इधर कोई कलर नहीं किया गया, पेंट पॉलिश नहीं किया गया है, तो ये परावर्तक तल है ना। और ये जो परावर्तक तल जो चिकना भाग है, इसके तरफ जो भी दूरियां होंगी वो हम क्या लेते हैं? ऋणात्मक लेते हैं। क्या लेते हैं? ऋणात्मक। जैसे बाईं ओर, बाईं साइड में जो भी दूरियां होंगी वो हम क्या लेंगे? ऋणात्मक लेंगे। किस पर? इस मुख्य अक्ष पर। इस मुख्य अक्ष पर कोई भी चीज अगर रख दिया जाए, यहाँ वस्तु रखा है तो वस्तु की दूरी कैसी होगी? ऋणात्मक होगी। इमेज अगर मान लीजिए इस पे बन रहा है, इधर बन रहा है इस साइड में, तो कैसी होगी? ऋणात्मक होगी। लेकिन अगर मैं बात करूं वस्तु की लंबाई, अगर ऊपर की तरफ हम ले रहे हैं, अगर दूरी किधर ले रहे हैं? नीचे से ऊपर की ओर। देखिए हमेशा हम दूरी कहां से लेते हैं? ध्रुव से। ध्रुव से जब भी आप इधर जाएंगे तो दूरी को ऋणात्मक लेंगे, बाईं ओर जाएंगे तो ऋणात्मक लेंगे, और जब ध्रुव से किधर जाएंगे? दाईं ओर, तो क्या लेंगे? धनात्मक लेंगे। ये बात समझ में आ गया? ठीक इसी तरह से अगर आप इस मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर जाएंगे तो दूरी को धनात्मक लेंगे, और मुख्य अक्ष से नीचे की ओर आएंगे तो क्या लेंगे? ऋणात्मक लेंगे। तो 2 चीज समझ में आ गया। बाईं तरफ क्या लेते हैं? ऋणात्मक चिन्ह, हर एक दूरी को क्या लेंगे? ऋणात्मक लेंगे। दाईं तरफ क्या लेंगे? इस दर्पण के धनात्मक लेंगे। ऊपर की ओर क्या लेंगे? धनात्मक लेंगे। नीचे की ओर क्या लेंगे? ऋणात्मक लेंगे। तो बात समझ में आ गई होगी। जैसे मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा। आप जानते हैं यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं फोकस दूरी। ध्रुव से लेके फोकस तक के बीच की दूरी को बोलते हैं फोकस दूरी, और ध्रुव से लेके वक्रता केंद्र तक की जो डिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं। आपको पता है ये। अब हम ये पता लगाएंगे कि क्या फोकस दूरी जो होगी वह धनात्मक होगी कि ऋणात्मक होगी। तो आप समझ सकते हैं जो P से लेके F तक की डिस्टेंस जो फोकस दूरी है, क्या फोकस दूरी को आप धनात्मक लेंगे कि ऋणात्मक? तो फोकस दूरी को आप क्या लेंगे? ऋणात्मक लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि आपसे बोला गया है कि ध्रुव के अगर हम बाईं ओर चलेंगे, इस ध्रुव के अगर हम बाईं ओर चल रहे हैं तो दूरी ऋणात्मक लेंगे मुख्य अक्ष पर, है ना। और अगर हम दाईं ओर चल रहे हैं तो क्या लेंगे? धनात्मक। और ये जो फोकस है मेरा, जो फोकस दूरी मिलेगा अवतल दर्पण का, वह किधर मिलता है? बाईं तरफ। इसीलिए ये क्या होगा? माइनस में होगा। ऐसे वक्रता त्रिज्या भी किसमें होगी? माइनस में होगी। तो यहाँ पे आपको समझाया गया है अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या r
कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ भी कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। तो बात समझ में आ गया होगा। तो एक बार और समझते हैं इसको। कोई भी आपको दर्पण अवतल हो चाहे उत्तल हो, अगर आपको दिया गया है तो याद रखना है आपको, जिधर वस्तु रखी जाएगी, जिधर वस्तु रखी जाएगी, है ना। जैसे अगर मैं बात करूं इस दर्पण की, तो वस्तु को हमेशा किधर रखेंगे? इस साइड में रखेंगे, क्योंकि इधर तो कलई किए गए पेंट पर, इधर थोड़ी रखेंगे, हम हमेशा इधर रखते हैं। तो जिधर वस्तु को रखी जाती है उस दिशा में जो दूरियां होती हैं उनको माइनस में लिया जाता है और उस साइड को बोला जाता है बाईं ओर। क्या बोलते हैं? बाईं ओर। उस साइड को नाम दे दिए हम, ठीक है। और जिधर वस्तु नहीं रखी गई है, मतलब दूसरी ओर, जिधर कलई किया गया, पेंट पॉलिश किया गया है, उधर जो दूरी होगी वह क्या होती है? धनात्मक होती है। वह दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। और उसका हम नाम दे देते हैं दाईं ओर। क्या बोलते हैं इसको? दाईं ओर बोलते हैं। और ऐसे ही ऊपर, मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर जो डिस्टेंस होगी उसको हम धनात्मक लेंगे, और मुख्य अक्ष से नीचे की ओर कोई डिस्टेंस लेनी पड़ जाए तो उसको हम ऋणात्मक लेंगे। जैसे ये वस्तु है, मान लीजिए यहाँ पे ऐसे रखा हुआ है, तो इस वस्तु की जो लंबाई होगी वो क्या लेंगे? हम धनात्मक लेंगे। अगर यही क्या होता, मान लीजिए कि ऐसे नीचे की ओर कोई वस्तु है या कोई प्रतिबिंब, मान लीजिए कोई प्रतिबिंब है, ऐसे नीचे की ओर बन गया, यहाँ पे, यहाँ नीचे की ओर बन गया, चाहे यहाँ पे नीचे की ओर बन गया, कहीं भी नीचे की ओर बने, चाहे इधर बने चाहे इधर बने, अगर नीचे की ओर बन रहा है तो मुख्य अक्ष के नीचे की ओर क्या लेंगे? ऋणात्मक लेंगे इसकी लंबाई। तो बात समझ में आ गई होगी। तो ये था आपका अवतल दर्पण। और अब हम देखते हैं उत्तल दर्पण। तो देखते हैं उत्तल दर्पण के लिए। उत्तल दर्पण के लिए अगर हमको साइन कन्वेंशन देखना है, चिन्ह परिपाटी देखना है, तो इसके लिए फिगर हम बस बदल देंगे। फिगर में ध्यान दीजिएगा। अभी मैं अवतल दर्पण बनाया था, अब मैं उत्तल दर्पण बना रहा हूँ। देखिए कलई जो किया गया, जो पेंट पॉलिश किया गया है, वो किधर किया गया? अंदर की ओर किया गया है। और ये बाहर की ओर जो देख रहे हैं आप, उभरे हुए तल पे जो देख रहे हैं, ये परावर्तक तल का काम कर रहा है। मानो वस्तु हम किधर रखने वाले हैं? वस्तु इधर बाईं की ओर रखेंगे, वस्तु हमेशा इधर रखेंगे, बाएं साइड में, है ना। और वस्तु रखेंगे, फिर ये जाके इस पे टकराएगा इसका लाइट, और यहाँ इमेज बनेगा ये, ठीक है ना। तो अब ध्यान देना यहाँ पर भी, अगर ये उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण भी आपको पता होगा कि जो फोकस दूरी होता है वह जिधर कलई किया गया होता है, इधर पेंट पॉलिश किया गया होता है, उधर होता है। तो देखिए इधर है ये, है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो फोकस दूरी होगी, और यहाँ से ध्रुव से लेके जो सी तक की डिस्टेंस होगी वो क्या होगी? वक्रता त्रिज्या होगी। तो आप देख पा रहे होंगे फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या किधर आ गया? अब इस साइड में दाईं ओर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? उसका ठीक उल्टा हो गया ना ये। उसमें फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या दोनों क्या होते थे? ऋणात्मक होते थे। लेकिन इसमें क्या होगा बताइए? दोनों के दोनों दाएं साइड में आ गए, तो ये क्या होंगे? धनात्मक होंगे। तो दाईं ओर के लिए क्या लेंगे? धनात्मक। बाईं ओर के लिए क्या लेंगे? ऋणात्मक। ऊपर के लिए प्लस, नीचे के लिए माइनस। सेम वही चीज है, लेकिन अंतर क्या होता है? यहाँ पे फोकस वक्रता त्रिज्या इधर होने की वजह से, दाईं साइड में होने की वजह से ये धनात्मक हो जाती हैं, और बाकी जो बाईं साइड में है वो ऋणात्मक होती ही होती हैं। तो बात समझ में आ रही होगी। यहाँ पे हम देख लेते हैं फिर उत्तल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है, उत्तल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या हो क्या है? पॉजिटिव होगा, मतलब धनात्मक होगा। उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होगी भी क्या होगी? धनात्मक। देखिए दोनों बाईं साइड में, बाईं साइड में क्या लेते हैं? धनात्मक लेते हैं, मुख्य अक्ष पे कोई भी डिस्टेंस, है ना। और उसके बाद यहाँ पे मैं कुछ नोट बता दूं आपको, कभी भी दूरी मापा जाता है, किसी भी वस्तु का दूरी मापना हो कि वस्तु कहाँ पे रखा गया दर्पण से, या उसका इमेज कहाँ बन रहा है, या फिर फोकस दूरी धनात्मक होगा ऋणात्मक होगा, ये अगर पता करना है तो आपको अगर मापना है दूरी, तो दूरी हमेशा कहाँ से मापते हैं? ध्रुव से नापते हैं। तो नोट में पहला नंबर है, सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से नापते हैं। सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से नापते हैं। वस्तु सदैव दर्पण के बाईं ओर रखें। वस्तु कहाँ रखा जाता है? हमेशा दर्पण के बाईं ओर। देख लीजिए हमेशा मैं क्या कर रहा हूँ? इधर बाईं साइड ले रहा हूँ, इधर दाईं साइड। तो हमेशा वस्तु किधर रखनी है? इधर कहीं वस्तु रखनी है। ये क्या होगा? इधर कहीं आपका वस्तु होगा। और इमेज तो आप जानते ही हैं, अवतल दर्पण के लिए तो ज्यादातर उधर ही बन जाता था जिधर वस्तु होता था, है ना। तो ये आपको ध्यान देना है। और इसमें क्या होता है? इमेज जिस साइड में बनता है आपको पता होगा। उत्तल दर्पण में उसमें मैं दिखाया था आपको, जो कंडीशंस जो थे इमेज बनाने का कंडीशन उसमें बताया था मैंने। तो वस्तु सदैव दर्पण के बाईं ओर रखें। वस्तु की ध्रुव से दूरी u तथा प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी v से व्यक्त करते हैं। तो आसान है, अगर वस्तु की दूरी को व्यक्त करना है तो ध्रुव से जो दूरी होगी उसको u से नोट करेंगे। वस्तु की दूरी को हम u से व्यक्त करते हैं और प्रतिबिंब की दूरी को हम v से व्यक्त करते हैं। तो हमें लगता है कि आपको सारी चीज समझ में आ गई होगी। अब हम आगे देखते हैं गोली दर्पणों में u, v व f में संबंध। तो अब हम गोली दर्पण के लिए u, v, f
इन तीनों में क्या देखेंगे, संबंध देखेंगे, मतलब इन तीनों में एक सूत्र देखेंगे, ठीक है। तो यू भी एफ, इसके बारे में मैंने अभी नोट में आपको बता ही दिया। यू क्या है, दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी। भी क्या है, दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी। एफ क्या है, दर्पण का फोकस दूरी। अब वो दर्पण गोली दर्पण में चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, उन दोनों के लिए वस्तु की दूरी के लिए यू, प्रतिबिंब की दूरी के लिए भी और फोकस दूरी के लिए एफ हम एफ लगाते हैं, यूज करते हैं, है ना। आगे बढ़ेंगे हम। यहां पे मैंने लिखा है यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ, ध्रुव से वस्तु की दूरी यू व प्रतिबिंब की दूरी भी हो तो, क्या बोला गया है, यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या लिया जाए, एफ लिया जाए, वस्तु की दूरी क्या लिया जाए, ध्रुव से यू लिया जाए, प्रतिबिंब की दूरी कितनी ली जाए, भी ली जाए, तो उस कंडीशन में इन तीनों में जो संबंध होता है, जो इन तीनों को मिला के एक सूत्र निकलता है, वह होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो ये आपका हो गया, इसको हम बोलते हैं, इसको जो है हम दर्पण सूत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, दर्पण सूत्र। अगर कोई आपसे कहे कि दर्पण का सूत्र बताओ तो समझ लीजिएगा दर्पण का सूत्र का मतलब यही है, यू भी एफ में हमसे संबंध पूछा जा रहा है ना। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया उत्तल दर्पण के लिए भी यही सूत्र लागू होता है ना, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, दोनों के लिए सूत्र यही लागू होगा। और आपको पता है चिन्ह परिपाटी से हो सकता है क्या, जब आप क्वेश्चंस लगाएंगे, न्यूमेरिकल लगाएंगे, तो वहां पे लगाते समय आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि यू का मान धनात्मक कब लेंगे, ऋणात्मक कब लेंगे। वैसे मैं आपको बता देता हूं, यू का मान हमेशा ऋणात्मक लिया जाता है, क्योंकि वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, क्योंकि वस्तु को हमेशा बाएं साइड में रखा जाता है। तो यू का मान तो हमेशा ऋणात्मक होता है। भी का मान धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। एफ का मान धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। वो तो डिपेंड करता है कि हम दर्पण कौन सा लिए हैं, अवतल की उत्तल। और मैंने आपको सारी जानकारी दे दिया है कि आप कैसे पता लगाएंगे कि कब भी प्लस होगा, कब एफ प्लस होगा, कब एफ माइनस होगा। ये सारी जानकारी आपको मैंने चिन्ह परिपाटी के हिसाब से बता ही दिया है। तो आगे बढ़ेंगे अब हम। दर्पण का आवर्धन, आगे क्या आता है, दर्पण का आवर्धन। आवर्धन का मतलब है एक अनुपात है। आवर्धन क्या है, एक प्रकार का अनुपात है। अगर मान लीजिए कि कोई वस्तु है और उसको आपने क्या किया, किसी दर्पण के सामने रख दिया और उसने एक इमेज बना दिया, तो इमेज जो बना है उसकी ऊंचाई और जो वस्तु है उसकी ऊंचाई, उन दोनों का जो अनुपात होता है उसी को दर्पण का आवर्धन कहते हैं। एक बार और समझ लीजिएगा, किसी दर्पण के द्वारा आपने कोई वस्तु का इमेज बनाया, किसी दर्पण के द्वारा किसी वस्तु का आपने क्या बनाया, इमेज बनाया, प्रतिबिंब बनाया। तो प्रतिबिंब कितनी ऊंचाई की है, कितनी लंबाई की है ना, और वस्तु कितनी लंबाई का आप लिए थे, मतलब प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई, इन दोनों के अनुपात को हम क्या कहेंगे, दोनों की लंबाई के अनुपात को क्या कहेंगे, आवर्धन कहते हैं। इसको रेखीय आवर्धन भी कहा जाता है ना। तो ध्यान दीजिएगा, किसी भी दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की ऊंचाई व वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को दर्पण का आवर्धन कहते हैं। इजी है एकदम। यम इक्वल टू होता है एच डैश बाई एच। रेखीय आवर्धन को हम यम से डिनोट करते हैं, है ना, यम से इसको डिनोट किया जाता है। तो यम बराबर जगह एच डैश बाई एच। एच डैश क्या है, बहुत पहले मैंने बताया था आपको, लेकिन यहां भी समझ लीजिए, जहां एच डैश को हम बोलते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई और एच को हमने क्या लिया है, वस्तु की ऊंचाई। तो मान लिया गया है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी, एच डैश। एच डैश को मैंने क्या माना, इमेज की हाइट माना है, और एच को क्या माना हमने, ऑब्जेक्ट की हाइट माना है ना। तो यहां से यम बराबर एक सूत्र और आता है माइनस बी बाई यू। ये आपको याद रखना है, यहाँ पे हमें प्रूफ नहीं है। जब आप 12th में जाएंगे तो ये सब प्रूफ मिलेंगे आपको, इसका प्रूफ किया जाएगा। यहाँ पे जो 10th है, 10th में हमको क्या करना है, बस इसका फार्मूला जानना है और जानने के बाद क्या करना है, इसको अप्लाई कर देना है न्यूमेरिकल लगाने में। अब ध्यान दीजिएगा, यम बराबर होता है माइनस बी बाई यू। अब यहाँ से ये पता चलता है कि भी और यू का अनुपात अगर ऋणात्मक चिन्ह के साथ ले रहे हैं तो भी आप क्या है, रेखीय आवर्धन का सूत्र हो गया। और अगर मैं वस्तु और प्रतिबिंब और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात लेते हैं हम, तभी क्या हो गया, रेखीय आवर्धन का सूत्र हो गया। तो आप इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, यम बराबर एच डैश बाई एच इक्वल टू माइनस बी बाई यू। मतलब यम जो है इन दोनों को क्या है, दोनों के अनुपात के क्या है, बराबर है। तो अब थोड़ा सा आप यहाँ ध्यान देंगे, अगर आपको कभी कभी क्या होता है, ज्यादातर क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं, क्या देगा आपको, यहाँ पे इमेज की ऊंचाई दिया रहेगा, आपको इमेज की ऊंचाई दिया रहेगा और जो ऑब्जेक्ट है, जो वस्तु है, उसकी भी ऊंचाई दिया रहेगा, कितना ऊंचा है, कितना लंबा है, वो दिया रहेगा। और आपको वस्तु की दूरी भी दिया रहेगा और आपसे कहेगा क्या बताइए, भी का मान बताइए। आपसे क्या कहेगा, भी का मान बताइए। तो आराम से क्या करेंगे, ये वाला सूत्र लगा लेंगे, इतना हिस्सा उठाएंगे, इसका मान रखेंगे, इसका मान और
इसका मान यहाँ से आराम से v का मान निकाल सकते हैं। तो इस फार्मूले की सहायता से आप आराम से इस चारों में से कोई 2-3 चीज दिया है तो आराम से कोई एक चीज निकाल सकते हैं। तो हमें आशा है कि आपको सारी बात समझ में आ गई होगी और धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हुए हम लोगों ने परावर्तन खत्म कर लिया है। परावर्तन जो है पूरी तरह से क्या हो गया, समाप्त हो गया। लास्ट में एक नोट आप देख लीजिएगा, समतल दर्पण की फोकस दूरी। देखिए समतल दर्पण में थोड़ा सा हम चले गए क्योंकि फोकस दूरी की जानकारी वहां हम नहीं दिए थे, क्योंकि वहां पे आपको फोकस दूरी की जानकारी नहीं थी, फोकस दूरी होता क्या है। इसीलिए मैं समतल दर्पण की जो फोकस दूरी है यहाँ पे समझा रहा हूं आपको। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होता है और आवर्धन कितना होता है, 1 होता है। तो आवर्धन तो समझ ही गए हैं आप, और वहां भी आवर्धन का हम बताए थे, लेकिन यहाँ पे अच्छे समझ गए होंगे क्या कहने का मतलब है। आवर्धन 1 होता है और फोकस दूरी कितनी होती है, अनंत होती है। किसके लिए, समतल दर्पण के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि अक्सर क्या होता है विकल्पित क्वेश्चन में पूछ देता है और अभी भी कभी कभी पूछ देता है। भले ही ये समतल दर्पण जो है हमारे कोर्स में नहीं रह गया, गोली दर्पण ये फिर भी कभी कभी पूछ देता है। तो याद रखिएगा समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, अनंत होती है। तो आगे देखा जाए, आगे अब इसमें कुछ बचा नहीं है। अब हमको क्या पढ़ना है, अपवर्तन पढ़ना है। क्या पढ़ना है, प्रकाश का अपवर्तन। हमने परावर्तन देख लिया, ठीक है, प्रकाश का परावर्तन हमने देख लिया। अब हम इसी के आगे बढ़ते हुए जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा, जो नेक्स्ट वीडियो हम आपको देंगे, वह जो वीडियो होगा वो अपवर्तन पे आधारित होगा, प्रकाश का अपवर्तन होगा। परावर्तन का टोटल मैंने जितना भी था टोटल हम लोग पढ़ चुके हैं। इसी फार्मूले का यूज करके हम आने वाले टाइम में क्या लगाएंगे, न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। धन्यवाद।